नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज बात किसी आम आंकड़े की नहीं, बल्कि देश के समकालीन इतिहास के उस सबसे बड़े कालखंड की है जिसने भारत की सियासत, अर्थव्यवस्था और आम नागरिक की जिंदगी की रूपरेखा को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2014 से साल 2026 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सफल 12 साल पूरे हो गए हैं और इन 12 साल में हिंदुस्तान ने दुनिया की 11वीं रैंक से छलांग लगाकर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर तय किया है। देश के करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दलदल से बाहर आए। डिजिटल इंडिया की ताकत ऐसी कि आज दुनिया का 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन अकेले मेरे और आपके भारत कर रहा है। लेकिन आज अटेंशन में हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली के रायसीना हिल से जो नीतियां बनी, उन्होंने हार्ट ऑफ इंडिया यानी हमारे मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों की जिंदगी को जमीन पर कितना बदला। जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पिछले 12 साल में केंद्र और राज्य के डबल इंजन ने प्रदेश की तस्वीर को बुनियादी तौर पर बदला है। तथ्यों पर ध्यान देना होगा कि पहला तथ्य, बुंदेलखंड जो कभी सूखे और पलायन के लिए बदनाम था, आज वहाँ केन बेतवा लिंक परियोजना के जरिए लाखों हेक्टेयर सूखी जमीन को पानी मिलने वाला है। ये सिर्फ पानी नहीं होगा, किसानों के जीवन का नया अमृत होगा। इंदौर और भोपाल के नागरिक जो कभी सड़कों के जाम से जूझते थे, आज वहाँ मेट्रो दौड़ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा एमपी से गुजर रहा है और चमचमाती वंदे भारत ट्रेनें प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार दे रही है। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो केंद्र की जन धन, उज्ज्वला और आयुष्मान योजना, जिसने लाखों लोगों को लाभ दिया, और बात सिर्फ विकास की नहीं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की हो। उज्जैन में बना भव्य महाकाल लोक आज देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र बना है। लेकिन राजनीति में सिक्के के दो पहलू होते हैं। विपक्ष पूछता है कि क्या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का लाभ वाकई अंतिम पायदान पर खड़े आदमी की जेब तक पहुंच पाया है। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। साल, 3 कार्यकाल और एक ऐसा राजनीतिक सफर जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नया इतिहास रच दिया है। 2014 को शुरू हुआ सफर अब 4,399 दिनों का हो चुका है। इसी के साथ उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की कहानी है जिसमें भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी नई पहचान बनाई। साल 2014 में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को नई पहचान दी और दुनिया के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 46% तक पहुंच गई है। और यही वजह है कि बीजेपी इसे विश्वास, विकास और गरीब कल्याण के 12 साल बता रही है। अधिक अवधि तक काम करने का नया रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है। जोरदार अभिनंदन को, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। सर्वाधिक रूप से सक्षमता के साथ काम करने वाले, एकजुटता के साथ जनता के हितों में आज सौभाग्य की बात है। और देश के अंदर अमन चैन और देश की सीमा के बाहर दुश्मन थर्राते थे। ये भगवान राम का वो काज और भगवान राम का वो राज हमको आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इन 12 सालों में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। बुंदेलखंड क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना ने सिंचाई और पेयजल की नई उम्मीद जगाई। इंदौर और भोपाल मेट्रो परियोजनाओं ने शहरी परिवहन को नई दिशा दी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वंदे भारत ट्रेनों ने प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत किया। तो वही जन धन, उज्ज्वला और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ लाखों परिवार तक पहुंचा है। उज्जैन का महाकाल लोक भी सांस्कृतिक और पर्यटन विकास का बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है। हालांकि विपक्ष इन 12 साल को अलग नजरिए से देख रहा है।
देखिए, इन 12 सालों में देश की जनता ये जानना चाहती है कि जो तमाम वादे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से किए थे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, इसका जवाब जनता मांग रही है। किसानों की आय को दुगनी करने की बात कही गई थी, ये जवाब जनता मांग रही है। हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर के तमाम तरह के दावे व वादे किए थे, ये बात देश की जनता जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो देश के हमारे प्रधानमंत्री, उनसे ये जनता इन जवाबों की अपेक्षा कर रही है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के 12 साल सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि या रिकॉर्ड का विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसे दौर का प्रतीक है जिसने देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, डिजिटल व्यवस्था और वैश्विक छवि को नई दिशा दी है। हालांकि बीजेपी से नए भारत का स्वर्णिम अध्याय बता रही है, जबकि विपक्ष अभी भी कई सवालों के जवाब मांग रहा है। लेकिन इतना तय है कि 12 साल का ये सफर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, सुरेश शर्मा और खिलावन चंद्राकर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शर्मा जी, आंकड़ों पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि इतने 1000 दिन हो गए हैं या नेहरू जी के कार्यकाल से ज़्यादा हो गए कि वो मनोनीत थे, निर्वाचित थे, लेकिन एक बदलाव तो आपने देखा है। और उस बदलाव को हमने इसलिए मध्य प्रदेश से जोड़ा क्योंकि केंद्र को लेकर तो कई सारे नेता किसी से लिखवा रहे होंगे या खुद लिख रहे लेख हमने पढ़ लिए हैं, तमाम सारे उसमें आंकड़ों की बाजी करी है। लेकिन जो धरातल पे कुछ बदला है मध्य प्रदेश में भी हमने देखा और देश में भी, उसको कैसे देखेंगे? देखिए मनोज जी, 3 प्रमुख बातें रहती हैं कि आप जो है व्यवसायिक दृष्टिकोण से, यानी कि आर्थिक स्थिति में क्या है, दूसरा आप कूटनीतिक दृष्टि से क्या है, और तीसरा आप जो है सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है। क्योंकि आप गौर करेंगे इस बात को, जब शासनाध्यक्ष किसी दूसरे शासनाध्यक्ष से मिलता है तो मोटे तौर पर इन 3 चीजों की बात करता है कि हम किस प्रकार से अपने भारत की, या अपने वो सामने वाला है तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ करें, उसके लिए कितना आयात, कितना निर्यात, कितना जो है मेक इन इंडिया, कितना क्या, सब ये प्रोजेक्ट जो है उनके ऊपर वो बात करता है। दूसरा सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, और तीसरा कूटनीतिक आदान प्रदान होता है। तो मोटे तौर पर 3 बिंदुओं से शासन चलता है जी। और इन 3 बिंदुओं के मामले में यदि हम पिछले 14 वर्ष में देखें, 12 वर्ष में देखें, तो मुझे ये लगता है कि एक चहुमुखी और एक बड़ी प्रगति हुई है। यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चारों तरफ दिखाई देगा, चाहे आप सड़क की बात कर लीजिए, चाहे रेलवे की बात कर लीजिए, चाहे हवाई जहाज की बात कर लीजिए। यदि आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो आपको बराबर वो भी दिखाई देगा। कई राज्यों में जो शुरुआत नहीं होती थी वहां भी अब शुरुआत होने लग गई, और कई राज्य ऐसे हैं जो विकास के जो है पायदान लंबे समय से चढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जहां तक रोजगार का प्रश्न है, तो रोजगार एक ऐसा विषय है जिस पर हर साल आपको बेरोजगार मिल जाएंगे, इसलिए उस रोजगार की समस्या को समस्या बनाना अलग बात है, और उसको अगले साल के लिए किस प्रकार व्यवस्था करना ये एक अलग बात है। यानी कि जो स्टूडेंट हैं वो हर साल जो है लाखों की संख्या में पास होकर के आते हैं, और उनको रोजगार चाहिए या नौकरी चाहिए। तो हमारे पास, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमारे पास पहले नौकरी देने के अलावा जो इंडस्ट्री डालने के लिए तकनीकी का अभाव था, जिस तकनीकी के अभाव को हमने बड़ी संख्या में पार कर लिया है, और अब हमारा युवक जो है वो उद्योगपति बनने के लिए, रोजगार देने के लिए काम करना शुरू कर चुका है, उसकी मानसिकता इसके लिए तैयार हो गई है। इसलिए रोजगार एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सवाल भी उठेंगे और उसका समाधान भी होता जा रहा है। यदि इसी प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था के संबंध में बात करना चाहे तो अर्थव्यवस्था के हम 3 प्रकार मान करके चलते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है कि भाई हमारा उद्योग जगत क्या कहता है, तो आप सेंसेक्स वगैरह, इस जो मैं तो उसको मानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी सेंसेक्स वगैरह के माध्यम से हम समझ सकते हैं। दूसरा वो एक तमाम सारे पैरामीटर्स में एक वो हो सकता है, ये हो सकता है सेंसेक्स। जनधन खातों के बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि अर्थव्यवस्था में जो सामान्य परिवार हैं, सामान्य लोग हैं,
उनकी भी हिस्सेदारी हो गई, क्योंकि उनका पैसा बैंक में जमा होता है और उनको जो बिचौलियों के माध्यम से पैसा मिलता था वो बिना भ्रष्टाचार के, बिना कटौती के पूरा उनके खातों में जा रहा है। ये दूसरा। तीसरा जो है कृषि के क्षेत्र को लेकर के माना जाता है कि भाई एग्रीकल्चर के मामले में हम कैसे हैं, तो एग्रीकल्चर भी हमारे लगभग राज्यों में ग्रोथ हुई है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां ये। और जहां तक सांस्कृतिक का प्रश्न है, तो मैं बिल्कुल यहाँ कह सकता हूं और बिना लाग लपेट के कह सकता हूं कि आजादी के बाद भारत को जिस सांस्कृतिक धरातल पर उतरना चाहिए था वो नहीं उतरा। अंग्रेजियत के दबाव में रहा। नेतृत्व जो है वो भारतीय संस्कृति और विचारों को कम समझता था या नजदीक जाते हुए दकियानुसी दिखता, ऐसा सोच करके वो पीछे हटा। वो 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में भारतीय संस्कृति, जिसमें कोई धर्म के मामला नहीं है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर के जो हमारे गुण हैं उन सबको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ा गया। तो मुझे ये लगता है कि 12 वर्ष में केंद्र की सरकार के माध्यम से काम हुआ। 1 मिनट के अंदर मैं मध्य प्रदेश का और बोल देता हूं जी। मध्य प्रदेश में जब शिवराज जी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल के प्रारंभिक दौर को यदि हम देखते हैं, जब मनमोहन जी की भी सरकार थी और बाद में जो है मोदी साहब की भी सरकार आ गई थी, तो शिवराज जी ने जो बीमारू राज्य था, उस बीमारू राज्य से प्रगति करता हुआ राज्य किस दिशा कैसे हो, उसके विजन पर काम करना शुरू किया। मध्य प्रदेश की अफसरशाही, मध्य प्रदेश का मीडिया, मध्य प्रदेश का उद्योगपति, मध्य प्रदेश का कृषक, सभी ने मिलकर के मध्य प्रदेश के विकास में अपना अभिन्न योगदान दिया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि विपक्ष ने भी बहुत टांग नहीं अड़ाई, कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जिससे विकास बाधित हो। तो मुझे लगता है वहां से एक गति जो पकड़ी गई थी, मोहन यादव जी ने औद्योगिक क्षेत्र में जो संभागीय स्तर पर समिट्स करके और उद्योगपतियों को ये बताया कि मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ है, इन सब बातों को लगा करके आप सांस्कृतिक रूप से देख लीजिए, आप पर्यटन के क्षेत्र में देख लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देख लीजिए, मध्य प्रदेश ने आज हमें खुली आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए 12 वर्षों का यदि आप दोनों सत्ताओं का करते हैं तो हमें ये लगता है कि बहुत एक प्रकार से विकास और केवल विकास जैसा दिखाई देता है। ये बात बिल्कुल अपनी जगह है कि विपक्ष जो कह रहा है उसको सवाल उठाने का अधिकार है और कुछ सवाल हैं भी, और लोकतंत्र में उठने भी चाहिए सवाल। लेकिन खिलावन जी, सवाल तो तमाम सारे हैं, जवाब भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एक बदलाव जो शर्मा जी से ही मैंने पूछा था, जो उन्होंने विस्तार से जिक्र किया, आप हम देख भी रहे हैं कि नदी जोड़ो परियोजना की अगर हम बात कर लें, या एक दौर हमने वो देखा था कि घंटों घंटों, मतलब अब ये खबर बनती कि बिजली जा रही है, एक खबर ये बनती थी, हमने देखा कि 1 दशक पहले की बिजली आ रही है। गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढे थे। आज का जो युवा है वो 6 लेन 4 लेन की बात कर रहा है, वो वंदे भारत की बात कर रहा है, वो फ्लाइट की बात कर रहा है। तो एक बदलाव तो हुआ है और बहुत सारी तमाम सारी गड़बड़ियाँ, कुछ गलतियाँ, कुछ कमियाँ आज सरकार में होती, मौजूदा सरकार में भी हो सकती है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे मोर्चे हैं जिस पे सरकार ने बेहतर काम किया। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम निश्चित रूप से मोदी के कार्यकाल में यदि 12 साल का पूरा कार्यकाल का अवलोकन करें, तो महत्वपूर्ण बदलाव तो हुआ है देश में। कई सेक्टर में बहुत ज्यादा बदलाव हुए। जैसा कि सबसे पहले हम देश की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो जहां 11वें नंबर 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी 14 में, और आज वही अर्थव्यवस्था लगभग 4थे स्थान पर, विश्व में 4थे स्थान पर है। अर्थव्यवस्था मजबूत है, मतलब आप समझ लीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में हम ज्यादा प्रगति कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमारा इंडेक्स या आर्थिक इंडेक्स जो है सभी मामले में लगभग बेहतर है, तभी हम अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन पाए हैं। और जैसे कि सरकार के जो प्रतिनिधि वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम अति शीघ्र जो है तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाने जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम हुआ है। और देखिए, मोदी जी, हम अलग अलग कार्यकालों की तुलना ना करें, आज सिर्फ मोदी के कार्यकाल की बात बिल्कुल, नेहरू जी की, इंदिरा जी, क्योंकि हर एक का दौर अलग होता है, हर एक का कामकाज का तरीका, हर एक का अपना विजन होता है। यदि कोई नेता या कोई प्रधानमंत्री कुछ दिनों के लिए ही 2, 4, 5 महीने के लिए होता है और बहुत बेहतर काम कर देता है, तो उसको उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ मोदी के कार्यकाल पर चर्चा करें जी। देखिए मनोज जी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना कोई कम बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं है। 4 करोड़ लोगों को घर देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर देना कोई छोटी बात नहीं।
45 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त चिकित्सा देना कोई कम बात नहीं है। अब तो ये डाटा भी 55 करोड़ आसपास गया, क्योंकि जो अभी हमने देखा जो 60 साल से ऊपर वाले लोगों को उसमें कवर कर दिया जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात है जी, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पिछले 12 साल में जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है वो अद्वितीय है, निश्चित रूप से अद्वितीय कह सकता हूं मैं। लगभग 1,50,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, 3,000 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बने हैं, 145 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, 115 से ज्यादा एयरपोर्ट नए विकसित हुए हैं, 14 टनल बनाए गए हैं जहां जहां परिवहन की व्यवस्था नहीं होती थी, आवागमन अवरुद्ध होता था। ऐसी खबर आई कल की जोजिला दर्रा जो बन गया है कि हम देख रहे हैं कि 12 महीने के लिए टनल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और सुदूर क्षेत्रों में जो रेल लाइन बिछाई गई है वो भी कटरा तक भी जो रेल लाइन गई है, कितना कठिन कार्य है, इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा नमूना है। तो कुल मिला के अधोसंरचना विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी अभूतपूर्व भारत के हर कोने में, कोई ऐसा नहीं कि जो विकसित राज्य था वहीं हुआ है। किसी ने सोचा ही नहीं था ना कि जम्मू से कभी श्रीनगर तक या बारामूला तक ट्रेन जाएगी या कटरा तक जाएगी, ऐसा मतलब सोचा नहीं था लोगों ने। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। एक बात और मैं पूर्ण बोलता हूँ, विश्वास, लोगों में विश्वास जो है जागा है। इसी कारण तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जीत कर आए हैं और लोगों का विश्वास, भारत के लोगों का विश्वास भी जागा है मुझे लगता है। एक बात और है कि जो उन्होंने जो नारा दिया है, उन्होंने कहा है कि गरीब, किसान, महिला, युवा, इन तीनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। और मैं पाता हूं कि देखता हूं कि कोशिश तो हो रहे हैं, महिलाओं के लिए कोशिश किया जा रहा है, किसानों के लिए जो कुछ हो रहा है किसानों के लिए डीबीटी के माध्यम से। लेकिन शर्मा जी, एक चीज का जिक्र मुझे लगता है जरूरी भी है कि प्रदेश के साथ साथ जो एक भ्रम पाले बैठे थे हमारे पड़ोसी देश की परमाणु ताकत का, वो भी हमने तोड़ दिया है। क्योंकि सीमा जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक आप एक मजबूत राष्ट्र का संदेश नहीं दे सकते, और एक मजबूत राष्ट्र अगर आप नहीं हो तो फिर आपको कोई भी मजबूर कर सकता है। देखिए मनोज जी, एक समय था, आपको और हमको सबको याद है, जब चीन के खिलौनों पर चर्चा होती थी और ये कहते थे कि अरे चीन नाराज हो रहा है, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। आज चीन क्या अमेरिका नाराज हो जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है। और पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो टेक्नोलॉजी हमने बताई है, जिस तरह की शक्ति का प्रदर्शन हमने किया है, बिना किसी देश से डरे हुए हमने अपने टारगेट अचीव किए हैं। आतंकवादियों को जिस तरीके से उनके घर में, वहीं उनकी गुफा में मारा है, तो ये सारी चीजें हमारी सुरक्षा व्यवस्था के ताकतवर होने का प्रमाण देती है। दूसरा, साथ में सबसे बड़ी बातों में से एक बात ये कहे कि हमने इंटरनल जो हिंसा थी उसको रोका, हमने बाहर से हिंसा करने के लिए आने वाले लोगों को रोका, हमने उनकी आंखें दिखाने की क्षमताओं को रोका। और जब कल आप और हम समाचार पढ़ रहे थे कि भारत ने 12 परमाणु बम जो है वो तान दिए हैं, तो इसका अभिप्राय हम समझ सकते हैं कि जो देश आंख दिखाने की कोशिश करते हैं उनके बारे में क्या हमने रणनीति बना रखी है। और भारत का, मुझे तो एक मन में बड़ी खुशी हुई उस समय कि हमको ये मालूम था कि भारत पाकिस्तान पर यदि हमला कर रहा है या ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है तो उसके अंदर तो उसको तत्काल जो है विदेश के लोग टोकने लग जाएंगे, कह रहे नहीं आप तो शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप तो युद्ध नहीं बुद्ध का देश कह रहे हैं, उसके बावजूद आपने पाकिस्तान के साथ ये क्या किया। तो भारत ने जिस रणनीति से कि भाई हमारा पाकिस्तान पर हमला नहीं है, हमारा आतंकवाद के ठिकानों को ध्वस्त करने की शक्ति का जो हम प्रदर्शन करना चाहते हैं वो कर दिया। लेकिन 3 दिन में उन्होंने ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान का जो सुरक्षा का जो एक स्ट्रक्चर था, जिसको तो वो आपने ध्वस्त कर दिया। जो एक भ्रम था, माया जाल था, वो खत्म कर दिया। माया जाल था
और जिस परमाणु बम की बात कर रहे थे कि हम तो परमाणु हमला कर देंगे, परमाणु संपन्न है, तो उस परमाणु के मुंह के ऊपर ब्रह्मोस डाल करके ये बता दिया कि भाई तेरा कुछ भी नहीं है, सब अमेरिका का है, काहे परेशान हो रहे हो इतना ज्यादा। तो ये जो शक्ति का प्रदर्शन भारत ने किया, तो आपने जो प्रश्न पूछा उसके संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि परमाणु डर हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी परमाणु है, हमारे यहाँ खिलौने नहीं है, हमारे यहाँ भी परमाणु बम है। और लेकिन भारत जैसा जो शांति प्रिय देश है वो परमाणु उपयोग नहीं करेगा, ये अपनी जगह हमारी नीतिगत मामला है। क्योंकि लेकिन एक उसका संकेत तो 99 के कारगिल युद्ध में अटल जी ने दे दिया था, जब बिल क्लिंटन को कहा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कि अगर ये हमारी सीमा में घुसे तो हमारे पास परमाणु बम है, तो अटल जी ने कह ही दिया था कि ठीक है, कल हो सकता है हमारे एक दो शहर ना हो, लेकिन आप कल के नक्शे पाकिस्तान कल सुबह दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा। और ये कहने का साहस देखिए मनोज जी, ये कहने का साहस भी इन्हीं भाजपाइयों में हो सकता है, बाकी तो दलों में अभी मुझे नहीं दिखाई देता कि ऐसा कोई साहस होगा। जी, तो खिलावन जी मध्य प्रदेश की भी हमने बात की, लेकिन एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें कि 4 महीने के लिए चंद्रशेखर आ गए थे, कभी गुजराल कभी डोडेगोड़ा, तो ऐसा लग रहा था कि देश कहाँ जा रहा है। छोटे छोटे जिसके पास एक सांसद होता था वो ब्लैकमेल करता था। आज 32 लोगों की बैसाखी चाहिए बहुमत के हिसाब से, उसके बाद भी एक मजबूत नेतृत्व, एक छाप, ये लग नहीं रहा कि कोई सरकार को ब्लैकमेल कर सकता है। तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप का एक जो गुण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो इस सरकार में दिख रहा है हमको। स्थिर सरकार, स्थायी सरकार और लंबे समय तक सत्ता में बैठने का बहुत ज्यादा लाभ जो है देश और देशवासियों को मिलता है। विश्वास, एक तो विश्वास जागृत होती है, योजनाओं उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति समर्पण होता है, उनके द्वारा विकास की गई अधोसंरचना को ऊपर चलने, उसके द्वारा दिए गए पानी को बेहतर तरीके से उपयोग करने इत्यादि की बहुत सारी चीजें होती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो है मोदी के शासनकाल की है, जिसका उल्लेख बहुत जरूरी समझता हूं मैं, जो सामाजिक क्रांति के रूप में एक क्रांति, बहुत बड़ी क्रांति आई है। आज हर आदमी जो है सड़क पर कचरा फेंकना नहीं चाहता। स्वच्छता को लेकर के बड़ा संदेश उसने दिया है, चाहे शौचालय बनाने को लेकर के हो, चाहे स्वच्छता घरों में रखने या सड़कों में रखने या शहरों में रखने को लेकर के, एक बड़ा संदेश। तभी तो देश का एक प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से कहता है कि गीला कचरा अलग रखो, सूखा अलग रखो, तो लोग बड़े शुरुआत में हंसी उड़ाते हैं, लेकिन उसका असर हम देख रहे हैं। एक बड़ी क्रांति हुई है, सामाजिक क्रांति कहता हूं मैं, ये किसी के दबाव में आके कोई स्वच्छता नहीं रखता, स्वयं स्फुरित होकर यदि स्वच्छता रखता है, ये कि प्रधानमंत्री के संदेश के आधार पर स्वच्छता के लिए समर्पित हो जाता है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सामाजिक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, जिसको लोग आज आत्मसात कर रहे हैं। मेरे जैसा आदमी जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, स्वच्छता के प्रति उतना जागरूक नहीं होता था मैं, लेकिन आज मेरे आसपास यदि मैं पेपर भी फाड़ता हूं तो उसको जो है डस्टबिन में डालने की कोशिश करता हूं, आसपास आजू बाजू नहीं फेंकता, या कहीं खिड़की से, दरवाजे से, या जो आपने जिक्र किया ना, मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूं खिलावन जी। मैं बहुत लंबे समय बाद ट्रेन से इंदौर गया शर्मा जी, तो मैं सुबह 3 बजे इंदौर पहुंचा। जब मैं प्लेटफार्म के बाहर आया तो एक ट्राइसिकल पर एक विकलांग आदमी गुटखा, सिगरेट, पान बेच रहा था इंदौर में रेलवे स्टेशन के बाहर। एक सज्जन आए, उन्होंने उनसे बीड़ी ली, सिगरेट और माचिस जलाने का, तो तीली फेंकने वाले, तो उसने एक डस्टबिन रख रखी थी रेत भर के उस विकलांग आदमी ने, और उसने इशारा किया इसमें डालो। तो 3 बजे भी अगर एक आदमी इतनी जागरूक है तो ये निश्चित तौर से एक सामाजिक क्रांति है। निश्चित रूप से सामाजिक क्रांति एक संदेश है जिसको सामाजिक क्रांति में परिवर्तित हुआ है। हम अपने यात्रा के दौरान हमने आसपास जो है बच्चों तक को स्वच्छता रखते हुए देखा है मनोज जी, बच्चे भी आजकल जागरूक हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह की बातें भी है। जो शौचालय का कॉन्सेप्ट है वो भी तो उसी कड़ी में है ना, कि लाखों महिलाओं को जिन स्थितियों से ग्रामीण इलाकों में गुजरना पड़ता था, कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से लेकर सूर्य तक का जो चक्र चलता था, उससे भी निजात मिली है। फहरिस्त लंबी है लेकिन समय थोड़ा कम है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनीति अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार के इन 12 सालों ने देश और हमारे प्रदेश को एक नई दिशा जरूर दी है। अभाव से आत्मनिर्भरता का ये सफर, केन बेतवा परियोजना से लेकर बुंदेलखंड की बदलती तकदीर, इंदौर भोपाल की मेट्रो, महाकाल लोक का सांस्कृतिक गौरव, और इन सब बात के गवाह हैं कि नीतियां जब जमीन पर उतरती हैं तो बदलाव आता है। लेकिन लोकतंत्र की असली खूबसूरती इस बात में है कि हम सिर्फ उपलब्धियों को देखकर न रुक जाएं,
विपक्ष के सवाल भी उतने ही अहम हैं जो रोजगार, महंगाई और अंतिम पायदान पर खड़े युवा के संघर्ष को लेकर उठाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी विकास जब तक पूरा नहीं कहा जा सकता जब तक समाज का आखिरी व्यक्ति पूरी तरह से सशक्त ना हो जाए। सरकारें काम करती रहेंगी, दावे होते रहते हैं और विपक्ष सवाल पूछता रहेगा, लेकिन अनादि टीवी पर हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक सिर्फ सच और सटीक तथ्य पहुंचा रहे हैं। आज के अटेंशन में मेरे साथ बस इतना ही, और आप देखते रहिए अनादि टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।